Very good afternoon to all of you. Welcome to the last lecture of our refocus batch, price determination in different markets. ठीक है? It's been a very good journey. Thank you for being the good kids that you are. ठीक है? ठीक है? भगवान से दुआ रहेगी, तुम सब अभी फटाफट सीए बन जाओ. ओके? चलो बेटा. Let's do this. So, हम लोग को अब समझना है कि मार्केट मतलब जहाँ पे एक बायर एंड सेलर एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर कर सकते हैं. यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है वर्ड बार्गेन. ओके, सो बायर एंड सेलर्स कैन एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन. अगर हम मॉड्यूल का लैंग्वेज देखेंगे ना तो मॉड्यूल लिखता है बार्गेन, वेयर बायर्स एंड सेलर्स कैन एंटर इनटू अ बार्गेन, मीनिंग द सेम थिंग. ओके, सो डिफरेंट मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ मार्केट्स है. एंड प्राइस डिटर्मिनेशन. प्राइस डिटर्मिनेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें पता है कि ईच मार्केट एंड ईच प्रोडक्ट इज़ वेरी यूनिक. इट हैज़ अ माइक्रो अप्रोच. मतलब हर एक प्रोडक्ट का अपना डिमांड अपना सप्लाई होगा एंड उसका प्राइस एंड आउटपुट अपने को डिसाइड करना होगा, वेयर द बायर्स एंड सेलर्स कैन कम इनटू एन अग्रीमेंट अबाउट इट. ट्रू? यस. सो मूविंग ऑन, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई ये प्राइस जो है वो डिटरमाइन कैसे किया जाता है डिफरेंट मार्केट्स में. अब सर इतना क्यों लिखा है इन्होंने बड़ा? क्योंकि बेटा हर एक में प्राइस अलग तरीके से होता है. ओके, सो फॉर एग्जांपल जब हम परफेक्ट कंपटीशन करेंगे तो दिस विल बी ऑप्टिमम प्राइस एंड क्वांटिटी. बट जब हम मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन करेंगे तब दिस विल बी आर डिमांड कर्व एंड दिस विल बी आर. ठीक है, तो हमारा एमसी कर्व फिर एमसी कर्व ऐसे कट करेगा. ये वाला पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम और ये सब आएगा. फिर ये ए आर कर्व है, ये एम आर कर्व है, ये दोनों हाफ डिस्टेंस पे क्यों है, ऐसा सब काफ़ी सारी नीटी-ग्रिटीज है जो हमें जानना ज़रूरी है. देन ओलिगोपोली आएगा तो आप एक किंग डिमांड कर्व देखोगे. ठीक है, किंग डिमांड कर्व. तो किंग डिमांड कर्व हम देखेंगे कि भाई ये क्यों होता है, इसका क्या रीज़न होता है एंड ऑल सच थिंग्स. आर वी क्लियर बेटा? यस. तो हमें ये डिफरेंट टाइप के जो ग्राफ है, जो चीज़ है, वो हमें समझनी है कि कैसे क्या फंक्शन करता है. यहाँ पे क्या इसकी इलास्टिसिटी रहती है, यहाँ पे क्या इलास्टिसिटी रहती है, ये एम आर यहाँ पे क्यों रहता है, ऐसी सब चीज़ें. ठीक है, दे हेल्प अस अंडरस्टैंड कैन व्हाट काइंड ऑफ मार्केट वी आर वर्किंग. फॉर एग्जाम्पल इफ टुमारो हितिक्षा इज वर्किंग इन लेट्स से हिंदुस्तान यूनिलीवर. ठीक है, टचवुड, डैम गुड कंपनी, डैम गुड कंपनी. ठीक है, एंड ही इज वर्किंग इन लेट्स से अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द वे दे टू विल ऑपरेट. Both are CS, but both will operate very differently. Both will operate with very different types of markets and products and people. तो हर एक तरह का अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है. Tomorrow if KK is working with Indian Railway, he will follow a monopoly का चार्ट. यस बेटा, तो ऐसी चीज़ें होती है. देन हमें पता है कि परफेक्ट कंपटीशन का एक्चुअली कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल होता नहीं है, बट मैं बच्चों को खाली कॉन्सेप्ट बिठाने के लिए ना थोड़ा प्रोडक्ट एग्जाम्पल दे देता हूँ. मतलब क्या है, टेक एग्जाम्पल ऑफ कुरकुरे. ठीक है सर, आप बहुत कुरकुरे करते हो है ना. ठीक है, सो टेक एग्जाम्पल ऑफ कुरकुरे. ठीक है, नाउ बहुत सारी दुकानें कुरकुरे बेचती है, बहुत सारी है ना. अज्यूम करो कि 2-4 दुकान वाले बोलते हैं कि कुरकुरे तू आज से हमको 2 रुपये कमीशन देगा, 1 रुपये नहीं, वरना हम कुरकुरे नहीं बेचेंगे. कुरकुरे को फ़र्क पड़ेगा? नहीं. ठीक है, कुरकुरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा. गेट माई पॉइंट? यस. अच्छा, 2-4 लोग और बेचने लगे कुरकुरे, तो भी कुरकुरे की डिमांड या सप्लाई पे कोई मेजर इफेक्ट पड़ेगा? नहीं. ठीक है, सो दिस इज वन. सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन टेक इज पटेटोस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 लोग पटेटोस बना रहे हैं. ठीक है, 10,000 लोग पटेटोस बना रहे हैं. 2-4 लोग कम बनेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, 2-4 लोग ज़्यादा बनेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा. दिस इज समवॉट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. इतने सारा सेलर्स, इतने सारे बायर्स है ना कि कोई भी 2-4 बंदे उस पर कोई असर नहीं डाल सकते, उस पर बिल्कुल भी असर नहीं डाल सकते. ओके, तो ये एक वेग अंडरस्टैंडिंग है. परफेक्ट कंपटीशन रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है. सो दिस इज अ वे टू ट्राई टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टू यू. ओके, चलो. हाँ, सो जो मार्केट होता है उसके एलिमेंट्स क्या क्या है. तो फर्स्ट देयर इज अ बायर एंड अ सेलर. देयर इज अ बायर एंड अ सेलर. दोनों का होना जरूरी है, दोनों नहीं होंगे तो नहीं चलेगा. ओके, बोथ हैव टू बी देयर. यू कैन नॉट बी आई वांट टू बाय, बट वैसा नहीं चलता है. ओके,
देन प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में होना चाहिए बार्गेनिंग फॉर अ प्राइस. मैंने आपको कहा था मॉड्यूल में जो लैंग्वेज यूज़ की गई है दैट इज बार्गेनिंग. नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशंस, मतलब क्या राइट प्राइस है, राइट क्वालिटी है, राइट रेट है, ये सब हमें पता होना चाहिए. वन प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस एट अ गिवन टाइम. ठीक है, हमें पता है टाइम टू टाइम प्रोडक्ट प्राइस चेंज होगा, बट इट इज़ फॉर दैट टाइम व्हेन वी आर इवैल्यूएटिंग इट शुड बी सेम. इट शुड बी सेम. ओके. मार्केट स्ट्रक्चर बहुत सारे होते हैं बेस्ड ऑन रीजनल, तो हमें लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल मार्केट्स होते हैं. ठीक है. देन बेस्ड ऑन टाइम हमको वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग मार्केट्स होते हैं. देन फिर ऑन बेसिस ऑफ कंपटीशन हमको परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है. एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये हमारे सब आते हैं. कौन से? देखो, मोनोपोली, मोनोप्सोनी, ओलिगोपोली, ओलिगोप्सोनी. ठीक है. देन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देन ओलिगोपोली हो गया, बराबर. एंड देन अपना होता है डुओपोली. डुओपोली दो, यस, दो सेलर्स है ना. एंड एक होता है जिसमें एक ही बायर एक ही सेलर, बाइलेटरल मोनोपोली. बाइलेटरल मोनोपोली मतलब एक ही सेलर है एक ही बायर है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज बाइलेटरल मोनोपोली. ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे, ओलिगोप्सोनी, मोनोप्सोनी, मोनोपोली, ओलिगोपोली. हम लोग फोकस करने वाले हैं मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन. ठीक है बेटा, हम इस पे फोकस करने वाले हैं. ऑलराइट क्रिश, यहाँ पे ध्यान दें. ठीक है. सो परफेक्ट कंपटीशन, मैनी सेलर सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स. मोनोपोली, सिंगल सेलर प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम मैनी बायर्स. ये ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें करना होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. हमें करना होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. देन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को हम लोग बोल सकते हैं बेटा होमोजीनियस प्रोडक्ट्स ऑल्सो. एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को हम बोल सकते हैं हेटेरोजीनियस. हेटेरोजीनियस प्रोडक्ट्स. ओलिगोपोली, फ्यू सेलर सेलिंग टू मैनी बायर्स. ओके, हर एक का एक दे दूँ तो इंडियन रेलवेज विल बी फॉर मोनोपोली. एक ही एग्जांपल आता है हमेशा. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए हम लोग कार्स ले सकते हैं, देन कोल्ड ड्रिंक्स ले सकते हैं, देन वी कैन टेक एयर कंडीशन मार्केट, एयर कंडीशनर्स, यस, वॉचेस. देन अगर मैं ये बोलूँ, उसका एक वर्ड होता है, ऐसे सारे जो शॉप्स होते हैं ना लाइफस्टाइल वेस्ट साइड टाइप के, नहीं, उनका एक टर्म होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, अभी छोड़ दो. मतलब ऐसे ब्रांड्स भी लिमिटेड है, यस, अजॉट है, ये वो है सब, राइट. एंड ओलिगोपोली, फ्यू सेलर्स सेलिंग टू मैनी बायर्स. इसमें क्या आएगा? सिंपल वाला एग्जाम्पल. ठीक है, ऑलराइट. चलो नाउ रेवेन्यू समझते हैं. ठीक है. सो let's understand revenue. Okay, we are doing chapter number 4. All right, now revenue is nothing but an inflow. Okay, it is an inflow of money in exchange of good and services. ठीक है. जो total revenue होता है that is the price at what we are selling and the quantity we sold. Example, 10 रुपीज़ का मैंने 100 बेचा तो ₹1000 इज़ माई टोटल रेवेन्यू. ₹1000 इज़ माई टोटल रेवेन्यू, बराबर. यस. देन मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1. हमेशा वाला अपना फॉर्मूला. TUMU में भी ये यूज़ किया था, TC में भी, TCMC में भी ये यूज़ किया था, MPTP में भी ये यूज़ किया था, MRTR में भी ये यूज़ करेंगे. ठीक है. एंड देन एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट योर टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी, डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी. ये तीनों फॉर्मूला आपके लिए जानना ज़रूरी है. हाँ बच्चा,
हाँ हाँ, चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स. यस यस, क्लियर है? ओके. देन revenue refers to money received by seller by selling their product and service in the market. टोटल रेवेन्यू का ये रहा फॉर्मूला, एवरेज रेवेन्यू का ये रहा फॉर्मूला, मार्जिनल रेवेन्यू का ये रहा फॉर्मूला और मार्जिनल रेवेन्यू का ये रहा फॉर्मूला. ठीक है. नाउ ये वाला जो है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यू भी आते हैं और इसके सम्स भी आते हैं, तो ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. वो बोलता है कि M2 हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू को कैसे मेजर कर सकते हैं. मार्जिनल रेवेन्यू को कैसे मेजर कर सकते हैं मतलब व्हेन E इज द इलास्टिसिटी, हम लोग उसको कैसे मेजर करेंगे, उसको कैसे मेजर करेंगे. आर वी क्लियर? यस, आई थिंक सो. मॉड्यूल में ना उन्होंने स्मॉल e यूज किया है. दे हैव नॉट यूज्ड बिग E, दे हैव यूज्ड स्मॉल e. स्मॉल e ना, देखो हाँ, MR इज इक्वल्स टू हाँ स्मॉल e. ठीक है, हाँ बस यही था. तो बेटा आप लोग भी, आपका MCQ पेपर है एंड एवरीथिंग, बट प्लीज़ ध्यान रखना ऐसा स्टूपिड चीज़ को कभी नहीं पूछना चाहिए. बट अगर बिग ई और स्मॉल ई दिया तो स्मॉल ई का ध्यान रखना. ठीक है, ऐसा स्टूपिड चीज़ कभी नहीं पूछेंगे. बट समथिंग दैट यू शुड नो, इट शोज हाउ थरो यू आर विद द स्टडी मटीरियल. ठीक है, तो इसको हमें लिखना है MR इज इक्वल्स टू AR इंटू इलास्टिसिटी अपॉन 1 माइनस द इलास्टिसिटी. ओके, अपॉन इलास्टिसिटी. क्लियर है? यस बेटा, सब सो रहे हो तुम और सबके मुंह पे मैं बाल्टी मारने वाला हूँ, सबके ऊपर बाल्टी मारने वाला है मैं. नालायक, फॉर्मूला सही लिखा है मैंने तो हाँ क्यों बोल रहे हो? सब हाँ बोल रहे थे. ठीक है, इलास्टिसिटी -1 अपॉन इलास्टिसिटी. ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज करते हैं हमारा एवरेज रेवेन्यू इज 10 रुपीज़. ठीक है, एवरेज रेवेन्यू इज 10 रुपीज़. हमको रखना है E मोर देन 1. देखते हैं क्या आता है. MR इज इक्वल्स टू 10 इंटू 1.5 माइनस 1 अपॉन 1.5. तो MR इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.5 अपॉन 1.5. तो 3 आ गया. तो माई आंसर इज 3.33. बराबर, 3.33. दूसरा ले लेते हैं, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, मतलब हम ले लेते हैं 0.8. तो हो जाएगा 10 इंटू नेगेटिव 0.2 डिवाइडेड बाय 1. तो हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय -5. तो आंसर आ जाएगा -2 एंड द MR इज नेगेटिव. MR इज नेगेटिव. नहीं समझा? 0.2 1 को 5 टाइम्स कट करेगा और 0.2 नेगेटिव था. सो 10 विल बी डिवाइडेड. हाँ सॉरी. हाँ ठीक है. ये 4 आ जाएगा, ये 2.5 आ जाएगा. ठीक है, यस. आर वी क्लियर? यस, थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ. ठीक है, ओके. अब हमें बिहेवियर कैसे करना है? क्या खुसुर पुसुर की तो अच्छा, कहीं नहीं. ओके, बिहेवियर ऑफ TR, AR एंड MR. ठीक है, अब मेरे को एक बात सच्ची बताओ. तुमने कल ही प्रोडक्ट और कॉस्ट का कोरिलेशन देखा था. प्रोडक्शन जितना हाई कॉस्ट उतना लो, प्रोडक्शन जितना कम कॉस्ट उतना हाई. तुमको मैंने दिखाया था कि उल्टा ही छपता है. यस, है ना? जहाँ MP हाईएस्ट था वहाँ MC लोएस्ट था. यस और नो? यस. और जहाँ पे MC हाईएस्ट था वहाँ पे MP लोएस्ट था. याद है? ठीक है. AP जहाँ हाईएस्ट था वहाँ AP लोएस्ट था. AC लोएस्ट था. एंड देन AP जहाँ पे कम हो रहा था वहाँ पे AC चढ़ते जा रहा था. ATC कर्व देखा था ना बेटू? ओके. अब कॉस्ट और प्रोडक्शन के हिसाब से अब हमें रेवेन्यू को समझना है. ठीक है, अब हमें रेवेन्यू को समझना है. A firm should produce if the total revenue from its product is equal or exceeds its total variable cost
और दैट इज दिस. ओके, मतलब मेरा टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. वो क्या बोल रहे हैं कि इफ़ टोटल रेवेन्यू सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है, तो आपको प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपका ऑलरेडी लग चुका है ना, वो तो वापस आने नहीं वाला. वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा कमा रहे हो मतलब पैसा आएगा. ठीक है, प्राइस इज मोर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. इफ TR इक्वल्स टू TVC, फर्म्स मैक्सिमम लॉस विल बी इक्वल्स टू इट्स फिक्स्ड कॉस्ट. ऑब्वियस है. देखो बेटा, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू TVC और टोटल कॉस्ट जो है इट इज TVC प्लस TFC. ये दोनों कट हो गए तो खर्चा कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, टोटल फिक्स कॉस्ट. लॉस कितना हुआ, टोटल फिक्स कॉस्ट. एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, ये आपको बाउंसर गया है. ठीक है, देखो, टोटल कॉस्ट इज टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. लेट्स से ये 100 है और ये 50 है, तो मेरा कितना है 150. अब वो कह रहा है TR इज इक्वल्स टू TVC, तो दैट इज 50 रुपीज़ है ना, 50 रुपीज़. अब लॉस क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल रेवेन्यू, 150 माइनस 50 दैट इज 100. तो लॉस इज इक्वल टू द टोटल फिक्स कॉस्ट. Do we understand? Yes? Do we understand? Okay? It will be profitable for the firm to increase output whenever MR is more than MC. થર્ડ પોઈન્ટ સમજી લે ને તો ત્રણેયમાં કન્ફ્યુઝ થઈશ એટલે કહું છું, રૂકી જા. ઠીક છે, इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर द फर्म टू इंक्रीज आउटपुट वेन एवर MR इज मोर देन MC. क्यों? क्योंकि इस यूनिट को प्रोड्यूस करने पे मेरे को जो रेवेन्यू आ रहा है वो ज़्यादा है मेरे कॉस्ट से, तो मुझे और प्रोड्यूस करना चाहिए. एंड डिक्रीज द आउटपुट वेन एवर MR इज लेस देन MC. क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा मैं प्रोड्यूस करने जाऊँगा उतना मेरा लॉस बढ़ते जाएगा. यस, एंड देन द फर्म शुड कंटिन्यू प्रोडक्शन अंटिल MR इज इक्वल्स टू MC एंड MR कर्व कट्स फ्रॉम बिलो. ये दोनों ही जो सिचुएशन है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और हर एक टाइप ऑफ मार्केट डिटर्मिनेशन में काम आएगा. क्या है सर ये सिचुएशन? 1, MC शुड बी इक्वल्स टू MR एंड 2, MC ऑफ n-1 या इक्विलिब्रियम पॉइंट से 1 शुड बी लेस देन MR, शुड बी लेस देन MR. इसको सिंपल वे में लिखे तो MC कट्स MR फ्रॉम बिलो. सर ये आपने क्या लिखा है? बच्चा मैं लिख रहा हूँ इक्विलिब्रियम का जो nth यूनिट है ना, उसके अगर मैं एक पहले देखूंगा तो उस यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट MR से कम होगा. आपको कैसे पता सर? क्योंकि बेटा देखो, अगर मेरा MR का वैसे जा रहा है और MC का वैसे जा रहा है तो ये पॉइंट पे वो MR से कम है और ये पॉइंट पे MR से ज़्यादा है. तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाले पॉइंट पे, दिस पॉइंट के पहले का जो पॉइंट है, दिस वन शुड हैव MC लेस देन MR. ऑब्वियसली, क्योंकि ये वाले पॉइंट पे तो MC MR से ज़्यादा हो चुका होगा, है ना. तो जिस भी पॉइंट को आप इक्विलिब्रियम बोल रहे हो उसके पहले का एक पॉइंट, वहाँ पे MC शुड बी लेस देन MR. इस पॉइंट पे इक्वल टू, नेक्स्ट पॉइंट पे मोर. समझा? तो इसको हम लोग लिखते कैसे ग्राफिकली? MR cuts MC from below. MR cuts MC from below. Now take the 2 minutes you needed and go through this. Okay, अब केके की कुड़कुड़ से आगे बढ़ते हुए, ठीक है. Now if TR increases MR will be positive. Obviously अगर तुम्हारे नेक्स्ट सब्जेक्ट का मार्क्स ज़्यादा आया है तो ही तुम्हारे टोटल मार्क्स ज़्यादा आएंगे ना. Yes or no? When TR is maximum, MR is 0. जिस सब्जेक्ट में फेल हो गए हो वो तुम्हारा टोटल बढ़ा पाएगा क्या? नहीं. सॉरी, जिस पेपर में एब्सेंट थे क्या वो तुम्हारा टोटल बढ़ा पाएगा? नहीं. इफ TR डिक्रीजेस MR विल बी नेगेटिव. ऑब्वियसली अभी जो नेक्स्ट पेपर है उसमें सबसे कम मार्क्स आए तो ओवरऑल एवरेज गिर जाएगा. MR and AR both decline but MR falls rapidly than AR. Obviously
MP नीचे जाता है, AP को नीचे खींचता है, MP ऊपर जाता है, AP को ऊपर खींचता है, MC नीचे जाता है, AC को नीचे खींचता है, MC ऊपर जाता है, AC को ऊपर खींचता है। तो MR नीचे जाएगा तो AR को नीचे खींचेगा, MR ऊपर जाएगा तो AR को ऊपर खींचेगा, बिकॉज AR इज नथिंग बट द एवरेज। AR इज नथिंग बट द एवरेज। जो अगर तुम्हारा मार्क्स ज़्यादा आएगा तो ही एवरेज ऊपर जाएगा, और अगर तुम्हारा मार्क्स जो नीचे आया तो तुम्हारा एवरेज नीचे आएगा। AR कर्व इज फ्लैटर देन MR, ऑब्वियसली। MR यहाँ धड़म धड़म धुड़ुम करता रहता है, AR एकदम शांत, ठीक है, एकदम शांत, शांति से जाता है, कोई नाटक नहीं करता है, तेरे जैसे तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। MR कैन बी जीरो एंड इवन नेगेटिव, मैं एक को बोल रहा था। MR कैन बी जीरो एंड इवन नेगेटिव while AR will never cross below the x axis। ऑब्वियसली यार, तुम कितना भी कुछ भी बेचो, ठीक है, तुम्हारा एवरेज रेवेन्यू कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। हाँ, तुमको नेक्स्ट प्रोडक्ट बेचने पे कुछ भी रेवेन्यू ना मिले, बट ओवरऑल अभी तक तो मिल ही रहा था ना। यस, एट द पॉइंट वेयर MR इक्वल्स टू जीरो, इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ AR कर्व विल बी 1, elasticity of the curve will be 1, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द फर्म, ठीक है। नाउ इसको मैं डायग्राम से ही समझा देता हूँ, वो बेस्ट समझेगा। स्केल 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 दो प्लीज। टुडू 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 शट अप, टुडू 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 शट अप। हाँ, तारो नहीं आवे। હે અરે હું એવી સિચ્યુએશનો ફસાયો છું ને, બધાને યાદ કરવા બેઠો ને તો સિચ્યુએશન ભૂલી જ જશે, ठीक है। सो हियर बेटा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट MC एंड MR कर्व, ठीक है, मैं आपको इसको इन कंटेक्स्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन दिखाता हूँ, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में हमारा फर्म इज अ प्राइस टेकर, ठीक है, मतलब इंडस्ट्री जो प्राइस सेट करता है, ठीक है, इंडस्ट्री जो प्राइस सेट करता है उसी को हम रिसीव करते हैं, एंड दिस प्राइस, सो वी आर द प्राइस टेकर्स, वी आर द प्राइस टेकर। और ये जो है ये हमारा प्राइस भी होता है, एवरेज रेवेन्यू भी होता है, मार्जिनल रेवेन्यू भी होता है, और हमारा डिमांड कर्व भी होता है, ठीक है। ये बोलता है कि यश इस प्राइस पे फर्म जितना चाहे उतना बेच सकता है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्राइस क्यों है, AR क्यों है, MR क्यों है, वो समझाता हूँ, ठीक है। सपोज करो इसका प्राइस आता है 10, इंडस्ट्री ने बोला कि यश ये कमोडिटी बिकेगी 10 रुपए की, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं 1, 100, 1000, 10,000, ठीक है। अब प्राइस है 10 रुपए, लेट्स से हम एक ही कमोडिटी बेच पाए तो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा। अगर हम 10,000 बेचते तो कितना हो जाएगा, 1 लाख, है ना, 1 लाख हो गया, ठीक है। अब हमें पता है एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है। 1 लाख मेरा टोटल रेवेन्यू है, 10,000 मेरी क्वांटिटी है, आंसर क्या आएगा 10। 10 रुपये का मेरा टोटल रेवेन्यू है, 1 मेरी कमोडिटी है, आंसर कितना आएगा 10। तो प्राइस इक्वल्स टू AR प्रूव हो गया, ठीक है। MR इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। 1 लाख में से 10 माइनस करो, 99,990 बराबर, और क्वांटिटी कितना चेंज हुआ, 10,000 माइनस 10, 9,999, 90, सॉरी 90, यस। ये और ये कट करेंगे कितना, 10 टाइम्स, यस। ये दोनों एक दूसरे को कट कितनी बार करेंगे, 10 टाइम्स। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड गया, ये देखो, एक मिनट, अपना नंबर से है ना भाई,
10,000 minus 10 is 9,990. 1 lakh minus 10 is 1 lakh minus 10. नहीं 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 वही सोचू नहीं है बराबर. एक मिनट. ए बच्चा पार्टी कैलसी लेते हो नाकारो. कैलसी लेते हो तुम लोग नाकारो. 10,000 क्वांटिटी 1 है. 9,999 बराबर लिखा था मैं. 10 में से 10 है. अभी आएगा 10. ठीक है. अब चुप रहे चुप रहे. अब मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1. ठीक है. n का निकालते हैं. ठीक है. इसको हम करते हैं 2 प्रोडक्ट बेचे 10 रुपये के तो 20 रुपये कमाएंगे. ठीक है. तो टोटल रेवेन्यू ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट 20. टोटल रेवेन्यू ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट 10. तो मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट विल बी 10. तो प्राइस इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR. ठीक है. अब सर ये डिमांड कर्व कैसे हुआ बेटा? ये डिमांड कर्व इसलिए हुआ क्योंकि प्राइस जो है वो तो 10 ही है और उस पर हम लोग 1, 100, 10,000 और 1 लाख सब कुछ 10 रुपये में ही मांग रहे हैं ना. तो हमारा डिमांड कर्व एक ही प्राइस पे पूरा पूरा बनेगा. एक ही प्राइस पे पूरा पूरा बनेगा. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की तरह है ना कि ये 10 रुपये पे हमको एंडलेस क्वांटिटी बाय करने का है. तो ये बन गया मेरा डिमांड कर्व. ये बन गया मेरा डिमांड कर्व. ये चारों टर्म्स क्लियर हुए? यस. ओके. चलो तो अब इसको और एक बार समझते हैं अच्छे से. छोटू स्केल है क्या किसी के पास? हाँ छोटू स्केल देना बच्चा प्लीज. इसको ना स्क्रीन पे रखने को बहुत दिक्कत होता है. थैंक यू बच्चा. ओके. सो अभी ये करते हैं तो मुझे मिलता है वापस मेरा वही कर्व. यस. और यहाँ पे अगेन आई एम अ प्राइस टेकर. आई एम अ प्राइस टेकर एंड दिस is where my price is equals to AR is equals to MR is equals to demand. और ये मैं आपको प्रूव कर चुका हूँ कि क्यों ये चारों सेम है. अब MC कर्व है. आपको पता है MC कर्व जो है वो हाई चालू होता है, मिनिमम पॉइंट पहुँचता है और फिर ऊपर चले जाता है. ठीक है. तो इसको बना देते हैं ऐसे. इसको ऐसे बना देते हैं. ये हो गया मेरा MC कर्व. नाउ बेटा देखो 2 पॉइंट्स है. ठीक है. सर आपने कहा था 2 कंडीशन है इक्विलिब्रियम की. यस मेरा बच्चा. तो जो मेरा इक्विलिब्रियम है जो भी अभी स्पेलिंग का हो. ठीक है. वहां मैंने कहा था MC शुड बी इक्वल टू MR एंड MC ऑफ n-1 शुड बी लेस देन MR. मतलब 1 कमोडिटी बिफोर दे इंटरसेक्ट अगेन. मतलब दिस कमोडिटी should be having less MC than MR or MC cuts MR from below. MC cuts MR from below. ये हो गया. Yes, do we agree? Okay बेटा. Now moving on. See, हमें अब ये पॉइंट पे क्यों स्टॉप नहीं करना चाहिए वो भी समझो. See बेटा, at this point my MC equals to my MR. बेटा जब मैंने यहाँ से चालू किया था मैं तो लॉसेस ही इनकर कर रहा था ना. क्यों? इस पॉइंट पे my MC was more than my MR है ना. तो ये तो मेरा लॉस मेकिंग रीजन था. लॉस मेकिंग रीजन था ना. जिसका मैं बना रहा हूँ उसका खर्चा ज़्यादा लग रहा है और पैसा कम आ रहा है. यस बेटू. But when I reach here, MC is equals to MR. तो आप बोलोगे सर परफेक्ट है, आपको यही आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए. यही आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए है ना. क्योंकि इकोनॉमिक्स में मार्जिनल कॉस्ट पे आपका नॉर्मल प्रॉफिट तो आ ही जाएगा. वेरी ट्रू बेटा. बट वो इस पॉइंट पे भी आ रहा है MC इक्वल्स टू MR है ना. तो सर आप क्या कहना चाहते हो? आपको Q ना बना के Q1 बनाना चाहिए. यस बेटा. क्योंकि आप बीच का ये रीजन देख रहे हो. यस. यहां पे आप देख सकते हो ये कौन सा है कर्व?
MC कर्व, मतलब बेटा ये वाला जो रीजन है ना, इस पूरे रीजन में बेटा माई MC इज लेस देन माई MR। क्यों सर? क्योंकि और MR इज इक्वल्स टू प्राइस, है ना। मतलब बेटा यहाँ पे तो आप प्रॉफिट्स बना रहे हो, दिस इज वेर यू मेकिंग प्रॉफिट्स, है ना। तो वाई शुड यू स्टॉप? यहाँ तक तो तुम लॉस करते थे, दिस इज योर प्रॉफिट रीजन। एंड यहाँ पे अगर आप ये प्रोड्यूस करोगे तो वापस आप नुकसान करने लगोगे, आपका ओवरऑल प्रॉफिट कम हो जाएगा। सर ओवरऑल प्रॉफिट कम हो जाना मतलब? बेटा 10 प्रोडक्ट्स मैंने बेचे और मैंने प्रॉफिट किया, फिर 11वां बेच के नुकसान कर दिया, तो मेरा उतना नुकसान जितना प्रॉफिट सेट ऑफ हो गया ना, नुकसान जितना मेरा प्रॉफिट सेट ऑफ हो जाएगा, राइट बेटा। सो इसलिए एट दिस पॉइंट आई शुड नॉट प्रोड्यूस, आई शुड नॉट प्रोड्यूस। और ये जो नीचे से कट करता है, ये नीचे से कट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये वाला जो प्रॉफिट्स है वो हमसे मिस आउट ना हो जाए। अगर मैं सिर्फ कहता MC इक्वल्स टू MR पे रुक जाओ, तो वो आउटपुट भी इतना बनाता और प्रॉफिट नहीं कर पाता, प्रॉफिट नहीं कर पाता। मुस्टैशेस कैन बी सो अनोइंग समटाइम्स, ठीक है। ठीक है, अरे वो 1122 हेयर ना, दे कीप टिकलिंग इन योर नोज, तो इतना इरिटेट होता है ना, ठीक है। आर वी क्लियर? यस। सो बेटा ये प्रॉफिट्स जो है मेरे मिस आउट हो जाते हैं, हेंस द सेकेंड कंडीशन कि MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। आर वी क्लियर? यस। K स्क्वायर, एवरीबडी? यस पेटू, ओके। तू हाँ बोला, फिर मैं आगे बढ़ा, तो ना बोला कर। हाँ हाँ, at Q1 it will cut again. It is cutting at A. Okay, it is cutting at A. That point is A. Clear beta? Everybody clear? Yes? Okay, chalo. Now look here beta. चलो all of you read one sentence. M1 चालू कर। यहाँ पे दिस रीजन बेटा, ये जो रीजन है, इस पूरे रीजन में MR इज मोर देन MC। यस, तो क्या बोल रहा है? इट शुड एक्सपांड इट्स आउटपुट। क्या हम वो कर रहे हैं? यस। चलो नेक्स्ट। Thus, for achieving equilibrium position, the conditions to be satisfied are MC equals to MR and MC curve should cut MR curve from below. Are we clear? Merely being in equilibrium position does not mean that firm is making profit. The actual position of profit can only be known on the basis of AR and AC curves, जो हम आगे देखेंगे, ठीक है? Yes? Okay. Perfect competition के features क्या क्या है? There are large number of buyers and sellers. कोई भी एक सिंगल सेलर कुछ नहीं कर सकता. Absence of transportation cost. ठीक है, हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गिनते नहीं है, मतलब हिमाचल से एप्पल है या मुंबई से एप्पल है, सेम कॉस्ट में पहुंच जाएगा. इट इज़ अ प्राइस टेकर. मैंने आपको बोला कि अगर इसका एक सिंपल सा डायग्राम मुझे बनाना हो ना, वेरी सिंपल वाला, तो आई कैन मेक इट. ओके, ये मेरे दो ग्राफ्स है. इंडस्ट्री का अपना एक डिमांड कर्व होएगा. दिस इज द इंडस्ट्री. इसका डिमांड कर्व है डी. इसका सप्लाई कर्व है SS. दिस is the point of equilibrium. This is equilibrium price and this is the equilibrium quantity. तो इंडस्ट्री जो प्राइस सेट करेगी ना, वही प्राइस मेरा फर्म एक्सेप्ट कर लेगा एज इट्स प्राइस. एंड देन मेरा P इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू डिमांड. ये मेरा बन जाएगा. ठीक है, ये मेरा बन जाएगा. क्लियर है बेटू? यस. तो इट इज़ अ प्राइस टेकर. इट इज़ अ प्राइस टेकर. होमोजेनस प्रोडक्ट्स कोई भी फर्क नहीं होता उनमें. यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस, प्राइस सेम रहती है. फ्री एंट्री एंड एग्जिट,
आप बिना किसी बैरियर के आ सकते हो और जा सकते हो. इंडिफरेंस, लैक ऑफ प्रेफरेंस. कोई भी फर्म का कोई भी किसी चीज़ का प्रेफरेंस है. हर जगह होमोजेनियस यूनिट्स है, मैनी बायर्स एंड सेलर्स हैं. परफेक्ट नॉलेज सेलर के पास भी है, बायर के पास भी है. मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब आज को सपोज यहाँ पे कंपनी एक्स में मैं काम कर रहा हूँ, तो आई एम फुल्ली केपेबल ऑफ गोइंग एंड वर्किंग इन कंपनी वाई. कंपनी एक्स से कंपनी वाई में आई कैन ईजिली गो. आई कैन ईजिली गो. आर वी क्लियर? यस बेटा. मतलब आई कैन शिफ्ट. मोबिलिटी मतलब मूव. How is price determined in perfect competition? How is price determined in perfect competition? मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि D is equals to AR is equals to MR is equals to price. And MC curve should be equal to MR and MR cuts from below. क्या ये डायग्राम मैंने अभी आपको बना के दिखाया? Yes? Okay? तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. बेटा ये MC कर्व वाला हमने अगर वो नोट्स में किया था और ये वाला डायग्राम हमने अभी बनाया था. ठीक है, चलो. नाउ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस क्या होते हैं उसको समझते हैं. ठीक है. नाउ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मतलब बेटा, अच्छा फर्स्ट थिंग हमें क्या याद रखने हैं कि जो भी हमारे प्रॉफिट्स है ना, वो हम कर रहे कि नहीं, वो हमें एवरेज रेवेन्यू से पता चलता है, मार्जिनल रेवेन्यू से नहीं. वो हमें एवरेज रेवेन्यू से पता चलता है, मार्जिनल रेवेन्यू से नहीं. ठीक है. क्यों बेटा? क्योंकि हम लोग ऑन एन एवरेज कितना रेवेन्यू बनाए है उसका प्रॉफिट होता है ना. सपोज करो ये बाटली मेरे को 20 रुपये की बनी और मैंने इसको 40 में बेच दिया, तो बोलोगे वाह सर 20 रुपीज़ प्रॉफिट. बट अब तक की जितनी भी बाटली थी वो मैंने 10 रुपये की बेची थी. मैंने 100 बॉटल्स 10 रुपये के नुकसान में बेची और एक बॉटल 20 रुपये के फायदे में बेची. करना चाहिए मुझे बिजनेस? नहीं. ठीक है, नहीं करना चाहिए. गेट द पॉइंट? गेट द पॉइंट? यस. इसलिए बेटा इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू स्टडी द एवरेज रेवेन्यू एंड नॉट द मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू तो अभी के प्रोडक्ट का बताएगा. अब तक क्या चल रहा है, अब तक क्या चल रहा है वो कौन बताएगा? ठीक है बेटा. सो एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट को जब हम कंपेयर करते हैं तब हमें पता चलता है. एवरेज रेवेन्यू एज यू गाइज नो इट इज़ माई टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, एंड एवरेज कॉस्ट एज यू गाइज नो इट इज़ माई टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई द क्वांटिटी, डिवाइडेड बाई द क्वांटिटी. और इन शॉर्ट it is my total cost divided by quantity. Total cost divided by the quantity. Clear beta? Yes? Okay. Now, a firm would earn supernormal profits if at the equilibrium output AR is less than AC. Now please look at the graph. Orange में सबसे ज़्यादा क्या दिखेगा? Green दिखेगा क्या? नहीं. Blue दिखेगा? हाँ blue दिखेगा. ठीक है बेटा. यहाँ पे देखो, ये मेरा एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व है. ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व है मतलब एसी कर्व है मेरा. यस, मेरा एसी कर्व इज ओवर हियर. ओके, और मेरा एआर किधर है? हियर. दिख रहा है पॉइंट्स दोनों? यस बेटा. तो आप देख सकते हो, लेट्स से दिस इज 10 रुपीज़, लेट्स से दिस इज 8 रुपीज़. ओके, तो मेरा जो AC कर्व है, ठीक है, इट इज एट, लुक एट द बोर्ड, इट इज एट 8 रुपीज़. ठीक है, एंड मेरा जो AR कर्व है दैट इज एट 10 रुपीज़. दिख रहा है बेटा? अब दिख रहे हैं ये दोनों पॉइंट्स? यस. बट मेरा क्वेश्चन है कि सर ये AC कर्व तो यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है ना, तो हम ये वाला पॉइंट क्यों पकड़ रहे हैं? हम ये वाला प्रॉफिट क्यों मेजर कर रहे हैं? AC तो AR के इक्वल ही है. यहाँ पे देखो पॉइंट A पे तो इक्वल हो जाता है, तो हम पॉइंट E पे क्यों देख रहे हैं? हम पॉइंट A पे क्यों नहीं देख रहे? यहाँ तो इक्वल हो जाता है, तो ये आउटपुट होना चाहिए और यहाँ पे इक्वल हो जाएगा. तो मैं क्यों A पे ना लेके E पे रुक रहा हूँ? कोई मुझे गाइड करेगा प्लीज़? नहीं बच्चा,
इसका एक लाइन का सिंपल एक्सप्लेनेशन है, एक ही लाइन का सिंपल एक्सप्लेनेशन है। बेटा फर्म को कितना प्रोड्यूस करना चाहिए बेटा? जहां पे एमसी कर्व एमआर कट को कट करे ना और नीचे से, तो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट? ई। तो तुम्हें फर्क पड़ेगा कि ए और एसी कर्व कहां मिल रहे हैं? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में गए हो, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड और उसकी वाइफ सामने है तुम्हारे, और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के मॉम और डैड मिल नहीं रहे, तो तुमको टेंशन आएगा? नहीं। तुम ढूंढने निकलोगे? नहीं। दूल्हा दुल्हन है ना सामने, यहां पे कौन है दूल्हा दुल्हन? एमसी और एमआर। यस, एमसी और एमआर कहां पे मिल रहे? इक्विलिब्रियम पे। तो तुम्हारी नजर किस पे होनी चाहिए? इक्विलिब्रियम पे, दूल्हा दुल्हन पे। यस। तो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये एमसी कर्व मेरा एमआर कट को यहां पे कट कर रहा है। यस। तो ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट हो गया। क्यू, EQ इज योर आउटपुट। अब तुम देखोगे कि जब मैं EQ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मेरा एवरेज रेवेन्यू जो है वो तो ये लाइन पे चल रहा है, और मेरा जो एवरेज कॉस्ट है वो तो इतना ही है। तो दिस बिकम्स माय प्रॉफिट, दिस बिकम्स माय प्रॉफिट। सर ये क्यों प्रॉफिट बनेगा? बेटा ये 2 रुपए का फर्क हमने लिया था इनटू द क्वांटिटी। तुम एक प्रोडक्ट पे 2 रुपए बना रहे हो ना, पर पूरी क्वांटिटी पे तो 2 इंटू क्वांटिटी बनाओगे, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ? 2 इंटू क्वांटिटी, 2 इंटू क्वांटिटी। आर वी क्लियर? यस ना बेटा, प्लीज गेट आउट ऑफ द क्लास। ठीक है? आर वी क्लियर? यस, ओके, समझा? ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड बेटा कि इसमें एक ही सिंपल चीज हो रही है, और एक ही सिंपल चीज का हमें ध्यान रखना है। पहले तुम्हें फाइंड आउट करना है कि आउटपुट कहां पे आ रहा है। ठीक है? सो माय वेरी फर्स्ट स्टेप इज फाइंड इक्विलिब्रियम आउटपुट। ठीक है? नेक्स्ट स्टेप, check AR and AC at equilibrium quantity of output. And number 3, check for supernatural profits, supernormal profits, supernatural बोल रहा हूँ, normal profits और losses, ठीक है? तो अगेन क्योंकि मेरा एमसी कर्व पॉइंट ई पे कट करता है, मैं इतना प्रोड्यूस करूंगा। बोर्ड पे देखो, मैं इतना प्रोड्यूस करूंगा। ठीक है? OQ लेवल ऑफ आउटपुट, OQ लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को कॉस्ट सिर्फ इतना लग रहा है, मेरे को कॉस्ट इतना लग रहा है। तो इसके वजह से मेरा जो प्रॉफिट है वो मेरा कॉस्ट माइनस रेवेन्यू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्वांटिटी है 100, प्राइस है 10, ये है 8, तो मेरा एवरेज कॉस्ट, सॉरी मेरा टोटल कॉस्ट है 8 रुपये इंटू 100 यूनिट्स, 800। मेरा टोटल रेवेन्यू है 10 रुपये इंटू 100, मतलब 1000, तो मेरा प्रॉफिट है 200। सर 200 कैसे आया? बेटा दोनों के बीच का डिफरेंस 2 रुपये इंटू द क्वांटिटी। मैंने आपको कहा था प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 2 इंटू द क्वांटिटी, तो प्रॉफिट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 100, दैट इज 200 रुपीज, दैट इज 200 रुपीज। आर वी क्लियर? समझा? यस, बस सुपर नेचुरल प्रॉफिट समझ गया, अरे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट समझ गया तो बाकी सब हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि इसी में एक अपने को पंगा था। अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट में क्या हो रहा है बेटा? वेरी सिंपली, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। यहाँ पे देखो कि जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है उसी पे मेरा एवरेज कॉस्ट कर्व और मेरा एवरेज रेवेन्यू कर्व मिल रहा है। मतलब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज इक्वल्स टू AR, सॉरी इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। तुम्हारा जितना कॉस्ट है उतना ही तुम्हारा रेवेन्यू है,
तो नॉर्मल प्रॉफिट। सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे बोल रहे हैं, आपको मैथ्स नहीं आता? जब कॉस्ट और रेवेन्यू सेम होता है तो प्रॉफिट जीरो होता है। बेटा ये इकोनॉमिक्स है, कॉस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है। तो जब मैं एवरेज कॉस्ट बोल रहा हूं, इट विल इंक्लूड माय इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड इट विल इंक्लूड माय प्रॉफिट। ओके, तो इवन दो बोथ आर सेम, आई विल मेक नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, यस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे तुम्हारा कॉस्ट बी आ रहा है, तो इतना क्या हो जाएगा तुम्हारा लॉस, इतना क्या हो जाएगा तुम्हारा लॉस। उतना अभी पहले प्रॉफिट था, अब उतना लॉस हो गया। तो सर थोड़ा आगे बढ़ाते ना, अरे बेटा इक्विलिब्रियम आउटपुट ही करना होता है। क्लियर है? यस। अच्छा सर इसके लिए एमसी कर्व दिया हुआ है? हाँ जी, इसलिए एमसी कर्व दिया हुआ है ताकि एमसी कर्व जहाँ एमआर कर्व को कट करे तो तुम्हें मिल जाए कि भाई ये इक्विलिब्रियम है, इतना ही आउटपुट प्रोड्यूस होगा, इतना ही आउटपुट प्रोड्यूस होगा। क्लियर छे? ऑलराइट बेटा, मूविंग ऑन टू लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। इन द लॉन्ग रन फर्म्स विल जस्ट अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, मज़ा कहाँ पे आता है, जब आप एक मोनोपोली हो ना, तो इन द लॉन्ग रन यू विल ऑलवेज मेक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, एंड इफ यू आर अ perfect competition firm you will always make normal profits. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बनाया तो क्या होएगा, मोर एंड मोर फर्म्स विल एंटर कि यार ये बहुत मस्त है, ये इंडस्ट्री में जाता है, सो दे विल इंक्रीज द सप्लाई एंड ईट अप योर प्रॉफिट्स। एंड इफ यू आर मेकिंग लॉसेस, ऑल द फर्म्स दैट कैन नॉट सर्वाइव विल लीव द इंडस्ट्री। दे विल बी लाइक भाई बहुत नुकसान हो रहा है, निकलो इधर से, बहुत नुकसान हो रहा है, निकलो इधर से। तो सप्लाई कम हो जाएगा, it will match demand, and in the long run you will make normal profit. So in the long run you will always make normal profit. If you are making super normal profit, firms will come in and eat up your profits. If you are making losses, firms will leave and give you their losses, give you their profits. Okay, in the long run मतलब timeline है, short run long run, तो in the long run मतलब over a good amount of period you will always make normal profits. During that period, during that period. So in 10 years you will make normal profits going by your logic. Okay beta, which are included in the average cost. Due to free entry and exit to earn normal profits, LAR should be equal to LAC. Long run average revenue cost curve, long run average revenue should be equal to long run average cost. बराबर है। शॉर्ट टर्म में क्या था, शॉर्ट टर्म एवरेज रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट। तो ऑब्वियस है ना लॉन्ग रन में दीज टू शुड बी सेम। यस, इन द अबव इंडस्ट्री हैज डिसाइडेड प्राइस पी, तो इन्होंने प्राइस पी सिलेक्ट किया है, तो ऑब्वियसली फर्म ने उसको टेक कर लिया। अब आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे कि माई लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड माई लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। सबसे पहले फोकस ऑन लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये यहाँ पे कट कर रहा है, यस, एमआर को, सो दिस बिकम्स माय इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट विच इज नथिंग बट OM. OM इज माय इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। अब इस आउटपुट को आप देख सकते हो कि मेरा LAC is equal to my LAR, okay, giving me normal profit. No, this whole line is AR. This whole line is AR, bacha. Okay. Do we all agree? Yes. Okay. The output is produced at minimum feasible cost or minimum average cost. Consumers pay minimum possible price. Thus, this happens. That is optimal allocation. Firms earn only normal profits. Firms maximize profit, but the level of profits will be normal. In the long run marginal cost is equal to long run marginal revenue is equals to price is equals to long run average revenue is equal to long run average cost is equal to short run marginal cost is equal to short run average cost. सब कुछ इक्वल आ जाता है इस पॉइंट पे। ठीक है, ये मूवी के एंडिंग जैसा है, सबकी सुलह हो जाती है। ठीक है, then when LAC falls, that is LAC is more than LMC, and LAC rises, LMC is less than LAC.
ठीक है, तब वो राइज करता है. लेट्स टॉक अबाउट मोनोपोली. ठीक है, if one producer can produce a product which has no substitutes and exclude competition, then they control the supply of the product, they will be a monopolist. No substitute में ना बच्चा लिख दो no close substitutes. ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं होते जिनका नो सब्सटीट्यूट है, ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स होते हैं. ठीक है, इंडियन रेलवे को हम एज एन एग्जांपल ऑफ मोनोपोली हमेशा लेते हैं. इंडियन रेलवे का क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं, देयर इज नो अदर ट्रेन दैट आई कैन टेक, बट देर आर कार्स, देर आर बसेस, देर आर फ्लाइट्स. सो उसके नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स बट देर आर सब्सटीट्यूट्स. ओके, अंडर मोनोपोली द डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री डिसअपियर्स. एक ही फर्म है, एक ही फर्म है, तो फर्म ही इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री फर्म है. सिंस देर इज ओनली वन सेलर, सिंस देर इज ओनली वन सेलर. ओके, there are strong barriers to entry. It can be economic entry, institutional entry, legal barrier और artificial barrier. ठीक है, इसमें से कोई भी तरह का barrier हो सकता है to the entry. A monopoly sell a product which has no close substitute. देखा, अभी उन्होंने लिखा. Okay, the cross elastic demand for monopoly product is zero or very small. ठीक है, इंडियन रेलवे का प्राइस किस चीज़ से अफेक्ट होएगा? ऑलमोस्ट नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग. एटलीस्ट कोई सब्सटीट्यूट के भाव से तो नहीं होगा. ऐसे ना होगा अरे फ्लाइट के भाव देखो कितने महंगे हो गए, चलो ट्रेन का भाव बढ़ाते हैं. वोंट हैपन. ओके, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट इज लेस देन 1, क्योंकि वो चंटू माई हमेशा इसका इंश्योर करता है. एंड द मोनोपोलिस्ट फेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. क्यों? क्योंकि अगर उसको अपना रेवेन्यू बढ़ाना है तो उसको अपना प्राइस गिराना पड़ेगा, उसको अपना प्राइस गिराना पड़ेगा. Are we clear, Bachapati? Yes? हमना नहीं, रुके जा. Okay? Then, so, क्योंकि उसको डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, बिकॉज ही हैज टू इंक्रीज हिज रेवेन्यू मेक द प्राइस फॉल. प्राइस मेकर और प्राइस टेकर दोनों, फर्म भी वही है, इंडस्ट्री भी वही है, तो बोल सकता है ए ये तेरा प्राइस है, वो फिर उधर जाके बोलेगा ए ओके. ठीक है, ठीक है. They take output and determine optimum output. However, monopolist has to determine output and also the price for his product. Since price and demand quantity are inversely related, monopolist has to carefully try to attain the equilibrium at which profits are maximum. Based on the level of output, price will be determined by the monopolist. Thus, a monopolist is a price maker, not a price taker, unless he gives it to himself. Okay? Now, the demand curve for monopolist firm is the same as market. The demand curve for the product, since firm is equal to industry, indicates the quantity that buyers will be ready to buy at various prices and is negatively sloped, that is falls from left to right. ठीक है, मतलब on an average, if I want to sell more, I'll have to keep reducing my price. I'll have to keep reducing my price. ठीक है, hence the market demand curve is the firm's demand curve is equal to the average revenue curve. If the monopoly sets a single price and supplies to all buyers who wish to purchase at that price, then his average revenue and marginal revenue curves will be as depicted here. मैं डर गया कि ये कौन सा वर्ड है जो मैंने आज तक नहीं पढ़ा. ठीक है, ठीक है, as depicted मतलब जैसा यहाँ पे दिखाया है. ठीक है, अब रिलेशन क्या है दोनों का? Both are negatively sloped. MR curve lies halfway between AR curve and Y axis. That is, it cuts the horizontal line between Y axis and AR into two equal parts. Alright, हम देख सकते हैं यहाँ पे बेटा कि ये जो है this part is 50% and this part is 50% and this part is 100%. Okay? AR cannot be zero, ये हमको अभी जग जाहिर है, but MR can be zero and even नेगेटिव. मतलब और एक यूनिट बेच के मेरे को जो रेवेन्यू आया वो नेगेटिव आया. आर वी क्लियर? यस, ओके. अच्छा लगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन? यस, तो दैट इज द रीजन बेटा इट हैपेंस. ओके, तो शॉर्ट रन प्राइस डिटर्मिनेशन वो कैसे करते हैं? इन द शॉर्ट रन MR इज इक्वल टू MC शुड कट MR कर्व फ्रॉम बिलो. तो मैंने आपको ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ही M2 सीधा बैठ बेटा.
मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ये डायग्राम साइड में बना के दिखाया था. यस, आई मेड इट एट दी साइड एंड शोड इट टू यू कि भाई आपका जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है और आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है उसको एमसी कर्व जहाँ पे कट करेगा, सो दिस बिकम्स योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. और इस क्वांटिटी पे क्या प्राइस चल रहा है, ये वाला. ठीक है, क्लियर है? यस बेटू, एनीथिंग एल्स इसमें? Hence, monopolies will produce OQ units at OP price. Okay? In the short run, they make supernatural losses can be based on its AC curve. Okay? But in the long run, always super profits. ठीक है? तो आप देख सकते हो बेटा, आप देख सकते हो कि मेरा जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, मेरा जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो मेरे मार्जिनल रेवेन्यू को इधर कट कर रहा है. तो ये मेरा इक्विलिब्रियम हो गया. यस बेटू, प्लीज लुक एट द बोर्ड. ओके, और उस वक्त मेरा जो एवरेज रेवेन्यू है इट इज़ एट पॉइंट बी, तो पी बी इज़ माई प्राइस, है ना. और मेरा जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व आ रहा है, दिस इज एस एस सी, वो पॉइंट ए पे आ रहा है. तो इतना रीजन क्या हो जाएगा मेरा, लॉसेस. ठीक है, क्यों? बिकॉज माई एवरेज कॉस्ट इज मोर देन my average cost is more than my average revenue. Are we clear? Yes, okay. Super profits में it is ulta, my price is PA. Yes, my price is PA, my cost is CB, so this becomes my profit, this becomes my profit. Here my AR is more than my AC. Clear? Yes betu? Okay. In the long run, ठीक है, we can see beta, in the long run, the average total cost will be at B. Okay, the MC is cutting MR at E, and my average revenue is PA. So in the long run, I will always make supernormal profits. ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि perfect competition will always make normal profits and monopolist will always make supernormal profits. Clear? Yes? Okay. Now, price discrimination क्या होता है? जब किसी दो मार्केट्स में जहाँ मेरा सामान जा रहा है, the price elasticity of demand is different, I will try to do discrimination of price. ये मैं इसलिए करूँगा क्योंकि मेरे को मेरा रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि मेरे को मेरा रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना है. ठीक है, to earn maximum profit, to dispose surplus stock, to enjoy economies of scale, to capture foreign markets, to secure equity through pricing. Now, assume a monopolist charged a single price of 30 for his product and sells them in two markets with elasticity of demand 2 and 5. Since MR is equals to this, ठीक है, MR for market A will be 15, MR for market B will be 24. ठीक है, इससे आपको पता चल जाता है कि वे मार्जिनल रेवेन्यू जो मैं कमाऊंगा will be very different, will be very different. ओके, इसका इन डेप्थ एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इतना समझ जाता है. बट आपको और एक चीज़ बता दूं खाली कि भाई अगर मार्केट ए है, ठीक है, जहाँ पे इलास्टिसिटी जो है वो है मोर देन 1, तो ऐसे में मैं प्राइस चेंजेस ज़्यादा करना अवॉइड करूँगा. बट एक मार्केट बी है जहाँ इलास्टिसिटी इज़ लेस देन 1, ये ऐसी जगह है जहाँ पे मैं प्राइस ऊपर नीचे करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की ट्राई करूँगा इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. हाँ बेटू बोलना. MR MR this one. This is beta MR and AR का relation formula. This is not for finding MR. This is for finding MR when AR is given with elasticities. Okay? ये क्लियर? लॉन्ग रन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमने डिस्कस किया. लेट्स टॉक अबाउट मोनोपोलिस्टिक डिस्क्रिमिनेशन. इसमें भी क्रिश शट अप नाउ.
Imperfect competition is found in industry where there are a large number of small sellers selling differentiated but close substitute products. This market contains features of both competitive and monopoly market. A large number of sellers and buyers, free entry and exit, product differentiation. मतलब the product is heterogeneous. Then non-price competition. मतलब do not fight or have price wars. ठीक है, मतलब प्राइस वॉर्स और ये सब नहीं करते वो लोग. ठीक है. इम्परफेक्ट मोबिलिटी मतलब इजीली द लेबर कैन नॉट स्विच. लेबर कैन नॉट स्विच. AR and MR will be more elastic than in monopoly market for a very simple reason. मोनोपोलिस्ट है, वो सप्लाई हमेशा कम ही करेगा ताकि प्राइसेस हाई मेंटेन हो. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बोलो कि नहीं मैं सप्लाई कम करता है ताकि प्राइस ऊपर जाए, दूसरा कर देगा. दूसरा कर देगा ना भाई. यस और नो? यस. प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अगेन द सेम थिंग. मतलब जे एग्जैक्टली आइडेंटिकल નથી. समथिंग दैट इज नॉट आइडेंटिकल. सोप्स, कार्स. You have a Sonet, Kia Sonet. I have a Hyundai Creta. Both are cars. Both are 5-seaters. Yet both are different, no? So similar, yet not same. Okay? Now beta, आप यहाँ पे clearly देख सकते हो. Yes, it is the exact same. It is the exact same as a monopoly. Exact same as a monopoly. Right? Clear है? Okay. लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, हाँ ये इसका एक अच्छा है. लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड. विल टेक प्लेस एट लेवल ऑफ आउटपुट एट विच MC इक्वल्स टू MR. द फर्म विल अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स. विल अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स बिकॉज देर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट. दिस विल कंटिन्यू अंटिल AR कर्व बिकम्स टेंजेंट टू AC कर्व एंड abnormal प्रॉफिट्स आर वाइप्ड आउट. AR कर्व बिकम्स टेंजेंट टू AC कर्व. ठीक है. At point A, your firm will be making only normal profits and they will be making normal profits. The AR curve in the long run is not tangent to ATC curve at the lowest point. This shows that each firm produces at before the lowest or produces less than optimum output and charges from the consumer a price higher than the competitive price. मतलब जो output है इट इज लेस देन द ऑप्टिमम आउटपुट. मतलब इक्विलिब्रियम आउटपुट से कम प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड कस्टमर से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं. हैज़ ऑलवेज एक्सेस कैपेसिटी बट परफेक्ट कॉम्पिटिशन नेवर हैज एग्जैक्ट कैपेसिटी. ठीक है. एक्सेस कैपेसिटी मतलब मैं ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता हूँ, मैं कर नहीं रहा हूँ. ठीक है. ओलिगोपोली, फ्यू प्रोड्यूसर्स है. राइट. प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली. Oligopoly deals in homogeneous product. Example, aluminum industry. Open oligopoly. New firms can enter market and compete with existing firm. Closed oligopoly. New entries restricted. Collusive. Common understanding or collusion in fixing price and output. Competitive oligopoly. Lack of understanding and compete with each other. ठीक है. Partial oligopoly. When industry is dominated by one large firm. Full oligopoly. Absence of price leadership. मतलब कोई भी एक dominant firm नहीं है. Syndicated sells their product through centralized syndicate channel. Organized oligopoly, organized into a central association or a mafia or a cartel for fixing price and output, etc. Together, group of people coming together for a common purpose. Okay? Then, features. Few sellers ही है. Interdependence. एक का प्राइस दूसरे के प्राइस पे डिपेंड करेगा. ठीक है. अगर एक ने बढ़ाया तो दूसरा बढ़ाएगा नहीं, बट एक ने घटाया तो दूसरा घटाएगा ज़रूर. ठीक है. एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट. नॉन प्राइस कंपटीशन करते हैं ये लोग. एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट लगता है, सेलिंग का कॉस्ट लगता है. सेलिंग कॉस्ट मतलब विंडो डिस्प्ले, डिस्काउंट्स, रिटेलर्स को जो हम सेल्समैन वगैरह को, रिटेलर्स को जो हम इंसेंटिव्स देते हैं वो सब. ग्रुप बिहेवियर. इवन तो बात नहीं करेंगे बट ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे. जैसे एयरटेल, जियो, वोडाफोन तीनों ने मिलके प्राइसेस बढ़ाए कि भाई हम तीनों के झगड़े में सिर्फ कंज्यूमर का फायदा हो रहा है. ठीक है. अपन तीनों फायदा करते हैं और बढ़ा दिए उन्होंने प्राइसेस. किंक डिमांड कर्व, दैट इज इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व. अब देखो इसको ध्यान से समझो.
ये प्राइस है, ये आउटपुट है, ठीक है। इसके नीचे जो है ना मेरी इलास्टिसिटी दैट इज लेस देन 1, और यहाँ पे मेरी इलास्टिसिटी है वो मोर देन 1 है, ठीक है। मतलब है क्या, अगर फर्म ने प्राइस बढ़ाया तो थोड़े से प्राइस बढ़ाने पे उसकी क्वांटिटी लॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और अगर उसने प्राइस गिराया, ठीक है, तो भी सामने वाला भी गिरा देगा, मतलब क्वांटिटी गेन जो है वो बहुत कम होएगा। द अदर कॉम्पिटिशन विल ट्राई टू मैच द प्राइस। सपोज मैं कोको कोला हूँ, मैंने कोको कोला 20 रुपये से 18 रुपये की कर दी, पेप्सी तुरंत कर देगा, तो मेरे को कुछ एडिशनल ज़्यादा फायदा नहीं होगा, बट मेरा रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। और अगर मैंने 20 रुपये का 25 रुपये किया तो पेप्सी 25 रुपये नहीं करेगा, वो 20 रुपये रहने देगा, तो प्राइस बढ़ा के मेरा नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं किंक्ड डिमांड कर्व, ठीक है। ये दो तरह की इलास्टिसिटीज दिखाता है, ये दो तरह की इलास्टिसिटीज दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे लेस देन 1 मतलब प्राइस बहुत गिराओगे तब जाके क्वांटिटी डिमांडेड थोड़ा बढ़ेगा, और यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा गिराओगे तो प्राइस बढ़ाओगे तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत घटेगा। क्लियर बेटा? यस, ओके। The difference in elasticity is due to particular competitive reaction pattern. मैंने आपको बोला competitors will follow when the prices are lower, whereas if they raise the price, competitors will not follow. Price rigidity is found in oligopolistic market because when an oligopolistic lowers the price, its competitor will feel that if they do not follow the price cut, their customers will run away and buy from the firm that has lowered the price. In order to maintain customers, they will all lower the prices. Thus, the upper portion of demand curve is price elastic. On the other hand, if firm increase the prices, substantial reduction in sale, because as a result of this, customers will withdraw from it and go to competitors, who will welcome the customers and will gain in sales. The happy competitors will have therefore no motivation to match the price rise. The oligopolist that raises the price will lose a great deal and will refrain from increasing prices. This behavior explains the inelastic portion of the demand curve, जो नीचे का part है. Each oligopolist will thus adhere मतलब stick to prevailing prices, seeing no gain in changing it, and will form prevailing price, that is OP equals to KQ. OP equals to KQ, yes beta, OP equals to, this was supposed to be K, this is supposed to be Q, and this is supposed to be K. Okay. Substantial barriers in oligopoly, there is no free entry and no blocked entry. We can say there is substantial barriers to entry. आज मेरे को अगर टेलीकॉम कंपनी चालू करनी है या ऑटोमोबाइल कंपनी चालू करनी है, it's going to take a huge deal of things before I can get there. Are we clear, बच्चा पार्टी? Yes, okay. With this, our syllabus for refocus comes to an end.